जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसमें बड़ी खसूसियात हैं या तो जियोग्राफिकली यूनिक हुए। अब मैंने पिछले एक मॉडल में बताया था कोनोवांगा डैम, जो सिर्फ पानी के चलने की वजह से वो टरबाइन उसमें चलते रहते हैं, कोई उसमें रेजरवॉयर नहीं है, कोई लेक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। वो एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है जो कि होते हैं। और भी कुछ ऐसे रेजरवॉयर हैं जिनको मैं इस मॉड्यूल में दिखाऊंगा, जिसके अंदर बहुत ही यूनिक से जो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं वो भी बता दूंगा कि इसके अंदर में क्या होता है। तो ये इसके बारे में मैं पहले आपको बताया था, ये थ्री गॉर्जेस रिवर डैम है जो येलो रिवर यांगसी रिवर के ऊपर चाइना में बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। और 22.5 गीगावाट्स, ये बहुत ही इट्स वेरी बिग पावर प्लांट। लेकिन जितनी चाइना की, जैसे आपको पता है कि इक्तिसादी हालात जो पिछले दिनों में, मतलब पिछले कोई 20 साल से बढ़ते चले आ रहे हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत हर चीज़, हर सेक्टर की एनर्जी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल बर्निंग एनर्जी, सारी चीज़ें उनमें बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट आई है। तो उन्होंने ये जो एक बहुत बड़ा डैम बनाया है, इस डैम की वजह से कुछ मसला भी हुआ है। वो मसला ये है कि जब भी डैम बनता है तो वो जो लेक बनाते हैं ना, वो लेक इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें बहुत सारे गाँव, शहर वगैरह सब उसमें डूब जाते हैं। तो फिर उनको रिपैट्रिएट करना पड़ता है कि सब लोगों को उठा के, अब चाइना ऐसे कंट्री है कि उन्हें कह दिया कि जी बस कल से आप यहाँ से यहाँ नहीं रह सकते। तो वो बड़ी खामोशी से वो चले जाते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों को रिपैट्रिएट किया इन्होंने यहाँ से, और किसी और जगह उन्होंने, जहाँ पे सारी ज़िंदगी, सारी नस्लें उनकी यहाँ थीं। तो वो एक, ये हर जगह प्रॉब्लम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, कि जब अगर लेक बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो फिर उससे लोगों को अफेक्ट होता है और लोकल इकोसिस्टम जो है वो चेंज होता है। मैं अभी आपको जाके थोड़ी-सी तफ़सील और बताऊँगा। तो यही यांगज़ी के साथ हुआ था कि इतना बड़ा डैम था कि बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हुए थे। लेकिन बहरहाल अब उस वहाँ पे उनकी खुशहाली भी बहुत आई है इसकी वजह से, काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी है और ये सब रिन्यूएबल है ना, सबसे बड़ी बात ये है। इससे कोई वो नहीं हो रहा कि परेशानी हो कि भई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कितनी और ये और वो। एक फैक्टर ज़रूर है यहाँ पे जिसको सोचना चाहिए, वो ये कि ये देखें कितनी सीमेंट लगी होगी इसके अंदर। कितनी सीमेंट लगी होगी ना? ये का ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो सीमेंट फैक्ट्री का पॉल्यूशन आता है। तो इतनी के इसके लिए जितना पॉल्यूशन उसमें हुआ था, तो उससे उसके क्या नुकसानात थे उसकी अलग एस्टिमेट करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इट्स अ रिन्यूएबल सिस्टम, सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स अ मोर इकोलॉजिकल, मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंडीशंस। ग्रैंड कूली डैम जो है लार्जेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर इन नॉर्थ अमेरिका, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं उनके पास। अब ये तरबेला डैम भी जो है दुनिया का सबसे बड़ा अर्दन फिल्ड डैम जो है वो तरबेला था, तरबेला है। और बहुत सारी अब नई नई चीज़ें जो नीलम नीलम कनेक्टर ये लगा रहे हैं वो भी बड़ी यूनिक है, दो मुख्तलिफ किस्म के पावर हाइड्रो सोर्स को कनेक्ट करना। ये जो मेमन डैम बन रहा है ये भी बड़ी एक यूनिक सी, उसकी लोकेशन बहुत यूनिक है। तो काफ़ी इसमें इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन वो नेचुरल उसको देखना पड़ता है कि उसका लोकेशन कैसी है, जहाँ पे आया इस चीज़ों को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि नहीं, और स्टेबल कितनी है। अब ये सारी पहाड़ियों में ना, पहाड़ियाँ क्यों बनी? पहाड़ी बनने की वजह ये थी कि कोई टेक्टोनिक उसमें मूवमेंट हुई थी। टेक्टोनिक मूवमेंट एकदम से ऐसे ख़त्म तो नहीं हो जाती, वो तो हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो उसके अंदर फिर ज़लज़ला तो आता रहता है। तरबेला का जो शुरू में परेशानी हुई थी वो यही हुई थी कि वहाँ पे अर्थ मूवमेंट शुरू हो गई थी, थोड़ा-सा ऐसा था। तो वो अब बहरहाल स्टेबलाइज़ हो गई है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। लेकिन मैं जब छोटा था तो यानी आज से छोटा था, इसका मतलब है कि आज से 50 साल पहले की बात है कि जब मैं गया था तो वहाँ देखता था कि वो एक एक क्रैक था वहाँ पे तरबेला में, जो कि अगर आप देखते रहे ना वो बढ़ता जा रहा था वो क्रैक, ऐसी नज़रों के सामने। और वो जो क्रैक जो सीधा स्पिलवे में जा रहा था। तो स्पिलवे से भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो जो टनल थी उसके अंदर भी हुई थी। तो वो थोड़ी-सी उसकी परेशानी थी, लेकिन अब एवरीथिंग इज़ स्टेबल नाउ। अब ये देखें सारी ये दुनिया भर के जितने भी प्रोडक्शन है उसका कंपैरिजन कि कौन सा प्रोडक्ट कंट्री कहाँ कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अब चाइना की आप प्रोडक्शन देखें ज़रा, ये स्पेशली यांगजी डैम की वजह से, जो उसके बाद नेक्स्ट जो है ब्राज़ील वगैरह, उनसे दुगनी हो गई है। ब्राज़ील, कनाडा वगैरह, ये यूनाइटेड स्टेट, इनसे तो बहुत ही दो गुना ज़्यादा उनकी पावर शुरू हो गई है। तो वो
मुख्तलिफ जगहों पे जियोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है, उसकी वजह से ज़्यादा करते हैं। कनाडा में यही है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी यही है, पाकिस्तान में जो है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जिसमें डेवलपमेंट की वजह यही है कि वहाँ पे जियोलॉजिकल सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकती हैं। तो ज़रा सा वो समझ लें, इसकी कंस्ट्रक्शन, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी मर्तबा, इसको ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये इसकी सारी एनर्जी जो है शुरू होती है पोटेंशियल एनर्जी से। जो कैचमेंट एरिया, जो कंटेनर एरिया, जो लेक है ना, वो सारा कैचमेंट है, मतलब पानी जितना आता है वहाँ पे उसको रोकना। रोकना क्यों है? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फार्मूला है mgh, जो हम सब कई मरतबा पता कर चुके हैं। तो मास का कुछ नहीं कर सकते, ग्रेविटी का कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाइट चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा डैम बनाएं जिसकी हाइट ज़्यादा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो कन्वर्जन इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी में होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी से सिर्फ नहीं बन सकती इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें तो टरबाइन चलाना है ना, टरबाइन को मूव करना है। तो इसका मतलब वो जो ये पेन स्टॉक जो है ना, जो ट्यूब जो जाती है लेक से, ट्यूब जो कनेक्ट करती है टरबाइन को, उसको कहते हैं पेन स्टॉक। वो पेन स्टॉक नीचे से आती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वहां पे उसको कन्वर्ट करके, जब वो पानी वहां से चलना शुरू हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हुआ किनेटिक एनर्जी के अंदर। वो किनेटिक एनर्जी हमें चाहिए। तो ठीक है, पहला स्टेप ये हुआ, पोटेंशियल एनर्जी से किनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। अब किनेटिक एनर्जी जो चला पेन स्टॉक ने, वो हिट करते हैं टरबाइन के इम्पेलर्स को, तो वो फिर रोटेशनल किनेटिक एनर्जी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में बन गई। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब ऊपर गई तो जो जनरेटर है उसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं, वो मैग्नेट चल रहे हैं। तो वो जो फिर उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में फिर कन्वर्ट हुई, फिर आपके पास घर में आई हुई बिजली। तो ये देखें, 4 तो स्टेप हो गए इसके अंदर। अब वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने एक मॉड्यूल में पढ़ा था, उस हिसाब से हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा फर्क, थोड़ा थोड़ा कमी, थोड़ी थोड़ी नुकसान होता चला आ रहा है। उसको सब जमा कर लें तो ये काफ़ी सारा उसके अंदर इसमें से एनर्जी ज़ाय हो जाती है। लेकिन फिर भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं, पावर प्लांट जो होते हैं, इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादा लॉसेस का जो फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह इस किस्म की चीज़ नहीं होते। जैसे गाड़ी की बात कर रही थी मैंने कि गाड़ी में सिर्फ 20% होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल्स के अंदर सिर्फ 20% सूरज की एनर्जी कन्वर्ट होती है। इन लोगों की काफ़ी अच्छी खासी एफिशिएंसी होती है। तो काफ़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं अब इसमें कुछ नुकसानात भी हैं जो कि एक मॉड्यूल में आगे जाके हम आपको समझाएंगे कि इसके नुकसानात क्या होते हैं।